नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर क्या रिलीज हुआ, विवादों का सिलसिला शुरू हो चला। यूथ कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता डाला तो अनुपम खेर ने राहुल गांधी से अपने कार्यकर्ताओं को डांट लगाने की मांग कर डाली। दिन भर फिल्म पर युद्ध होता रहा। इस कहानी पर कोहराम मचा तो लेखक संजय बारू को मजा आ गया। अपनी किताब लेकर हाजिर हुए, लोगों को लगा था जवाब देंगे। ठीक 2019 से पहले मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री साबित करने वाली फिल्म का मकसद क्या है ये बताएंगे, लेकिन बारू मौन रह गए। Sir, what is your comment on movie? Sir, it's the accidental prime minister. Please give publicity to my book. Sir, we will support one comment on that movie, sir. Please give me publicity. सिनेमा में सियासत का बाजार खोजने निकले संजय बारू अपनी किताब लेकर हाजिर जरूर हुए थे, लेकिन लेखक के बतौर नहीं, कारोबारी के बतौर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विवादों के बाजार में खड़ा बॉलीवुड का एक और कारोबार है, और कारोबार का मतलब होता है मुनाफा। बारू अपना मुनाफा देख रहे हैं और अनुपम खेर अपना मुनाफा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इज ए रेवोल्यूशनरी फिल्म दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर मेकिंग ए फिल्म with the real names, with the real people, based on the book. मनमोहन सिंह को कहां अंदाजा रहा होगा कि उनके किरदार में इतनी सिनेमाई संभावनाएं हैं, और कहां पता रहा होगा कि मीडिया के साथ रिश्तों पर सलाह देते देते संजय बारू उनके इस किरदार का आविष्कार करने लगे। लेकिन मनमोहन सिंह को पर्दे पर उतारकर ऑस्कर के लिए बेचैन हुए अनुपम खेर गलत बयानी कर रहे थे। राजनीतिक किरदारों पर तमाम बायोपिक फिल्में बन चुकी हैं इस देश में। रिचर्ड एटनबरो महात्मा गांधी पर गांधी बना चुके हैं, केतन मेहता पटेल की जिंदगी पर सरदार बना चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस पर बोस द फॉरगॉटन हीरो बन चुकी है, इंदिरा गांधी पर इंदु सरकार भी बन चुकी है, एनटी रामाराव पर तो 2 फिल्में बन चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि पहले हमें दिखाओ फिर रिलीज करो, क्योंकि ट्रेलर देखकर लगता है कि ये सोनिया, मनमोहन और राहुल तीनों के चरित्र हनन की कोशिश है। हमने एक चिट्ठी लिखी उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को कि आप इसका ट्रेलर हमें पूरा मूवी दिखाइए, हम इसका मूवी प्री रिलीज हम एक स्क्रीनिंग देखना चाहते हैं, और अगर इस मूवी में कोई ऑब्जेक्शनल चीज़ें नहीं है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये मूवी रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें इसमें है तो इसको डिलीट करना चाहिए। बधाई दे सकते नहीं दे सकते? फिल्मों को जो आज़ादी रहती है, जो आज तक आजादी की कांग्रेस बात करती थी, आज उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रही है? 2019 की जनवरी की शीतलहरी जब आम चुनाव की गर्मी से दहक रही होगी तो सिनेमा घरों से निकलने वाले चेहरे पढ़ने लायक। सबसे बड़ा सवाल जो फिल्म खड़ी करती है वो ये कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में राजीव गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर जो उदारता राहुल गांधी ने दिखाई थी, क्या वही उदारता अब भी दिखाएंगे? इसके मुकाबले संजय बारू का सिनेमाई दस्तावेज हजम करना न राहुल के लिए इतना आसान होगा और न ही कांग्रेस पार्टी। बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि 10 साल की सत्ता में मनमोहन सिंह के हाथ में कभी भी अंतिम फैसले का अधिकार नहीं रहा। सोनिया गांधी की ओर इशारा करते ऐसे संवादों को समझने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जो झांकी सजाई गई है उसके मायने केवल सिनेमाई नहीं रह गए। मैंने बतौर एक्टर इस फिल्म पे 6-7 महीने रिसर्च किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मेरे 35 साल के करियर में और 515 फिल्मों में ये सबसे डिफिकल्ट रोल है। कुछ फिल्में कमाई का इतिहास रचती हैं, कुछ फिल्में लोकप्रियता का इतिहास रचती हैं, कुछ फिल्में चेतना का इतिहास रचती हैं और कुछ फिल्में विवादों का इतिहास रचती हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर बार बार कहता है कि ये संजय बारू के रचे हुए विवादों का सेलुलॉइड संस्करण है। ये दर्शकों पर है कि वो इसे तथ्य माने या असत्य। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर तमाम विवादों को लेकर अनुपम खेर से बातचीत की है हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की पहली फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें अनुपम खेर जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गेटअप में दिखाए गए थे। तभी कई लोगों को लगा था कि जब ये फिल्म रिलीज के वक्त आएगी तब कुछ ना कुछ गड़बड़ या कंट्रोवर्सी जरूर हो सकती है, और आखिरकार यही हुआ। आखिरकार जब अब ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बाद यूथ कांग्रेस की तरफ से खत भेजा गया, कहा गया कि हमें फिल्म दिखाइए। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है अनुपम जी कि
कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और हम किसी भी तरीके से किसी का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा था जब ये फिल्म आपने करना तय किया या जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी कि ये आखिरकार कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में जाएगी? मेरा स्वाभाविक था सोचना, बिकॉज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट आई थिंक हम हिंदुस्तान के उस दौर से गुजर रहे हैं, आजादी के उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमें इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि ये आपकी अभिव्यक्ति है, आप इस तरह का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पर हम किसी को बुरी लाइट में नहीं दिखा रहे हैं। जो किताब लिखने वाले थे संजय बारू, वो मीडिया एडवाइजर थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने अंदर की जो भी उनको फर्स्ट हैंड अकाउंट मिला है उस पर उन्होंने किताब लिखी एंड हमारे प्रोड्यूसर सुनील बोरा को बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टोरी टू टेल, बिकॉज ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं है या ऐसे 50 साल पुराने की बात नहीं, 2004 से 2014 तक है और इसके बारे में हम वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, पीपल नो अबाउट इट, पीपल सब लोगों को पता है कि क्या हुआ था और बनानी चाहिए इस तरह की फिल्में। अगर हम मिल्खा सिंह के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, अगर हम मैथमेटिशियन के ऊपर फिल्म बना सकते हैं, अगर हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में फिल्म बना सकते हैं, तो हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में क्यों नहीं फिल्म बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अनुपम जी आपको पता ही होगा क्योंकि खास करके आज के दौर में आप जैसे एक्टर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, मीडिया पर भी एक आइडियोलॉजी का या किसी एक पार्टी का या किसी सरकार का खुलकर आकर समर्थन करते हैं और उसके बाद आप एक फिल्म बनाने जा रहे हैं कि जिसमें दिखाई देता है कि भाई किस तरीके की फिल्म होगी, तो आपको लग नहीं रहा था कि इसको लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि भाई जानबूझकर इस तरीके की फिल्म चूज की जा रही है, इलेक्शन का टाइम चूज करके जानबूझकर इस तरीके की फिल्म लाई जा रही है? मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसमें मुझे लगा था कि अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा करूंगा, पर मैंने की हैं। अगर मैं 3 जून 1981 को जब यहाँ पर वीटी स्टेशन पे उतरा था तो मैं, अभी तो बड़ी डिग्निफाइड लोग है, मैं आधा गंजा था, पतला था और मैं यहाँ पर एक्टर बनने आया था और यहाँ पर बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे, तो मुझे वापस चला जाना चाहिए था क्योंकि मुझे लगा था यार लोग कैसे मुझे काम देंगे। काफी लोगों ने कहा कि तुम राइटर बन जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। मैंने पहली फिल्म की थी, मैं 28 साल का था, मैंने 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया था सारांश में, मेरी पहली फिल्म। मैं पहला एक्टर था जिसने टाइप कास्टिंग के मिथ को तोड़ा था। मैं कर्मा भी कर रहा था, वेडनेसडे भी करता था, स्पेशल 26 भी करता था, घोसला का घोंसला भी करता था, राम लखन भी करता था। तो मैं उस बैकग्राउंड से आया हूं जहां पर मैंने 27 रातें जो हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी हैं काम ढूंढने के चक्कर में। मैं होमलेस था ऑलमोस्ट। तो मैं इन बातों से डरता नहीं। मुझे लगता है कि जो चीजें कन्विक्शन के साथ की जाए, अपने आप से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। दुनिया के साथ बाद में ईमानदार हो। जो आदमी अपने आप से ईमानदार नहीं हो सकता वो दुनिया के साथ ईमानदार नहीं हो सकता। वो ईमानदारी की एक्टिंग करेगा दुनिया के सामने। तो इसलिए मुझे पता था ये सब प्रॉब्लम होंगी। जो भी है वो लोग कहेंगे कि अरे इसने सोचा हुआ है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत अच्छी बातें करता है, इन्होंने मनमोहन सिंह को पहले क्रिटिसाइज किया था। बट मैं अपने कलाकार, मेरे अंदर जो कलाकार है, मैं उसके साथ बेईमानी कभी नहीं करूंगा। आपने कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आपको फिल्म करने की तब लगी कि जब आपने मनमोहन सिंह को देखा कि वो चल के आ रहे थे, आपने चलने की कोशिश की और आपको लगा बहुत मुश्किल है और आखिरकार आप वो कर पाए। लेकिन यही सवाल है कि क्या ये फिल्म करने का कारण आइडियोलॉजिकल है या एज एन एक्टर आपको चैलेंजिंग लगा? इसके लिए आप इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग रोल दैट आई हैव डन। नथिंग टू डू विद आइडियोलॉजी। नो, आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी की वजह से मैं सोशल मीडिया के 50 ऐसे तरीके हैं जो मैं अपनी आइडियोलॉजी को बखान कर सकता हूँ। हजारों में सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, आप कहूंगा वो दोस्त आपकी बीवी कश्मीरी है तो आप मेरे रिश्तेदार हुए, चलिए आप मेरे से मेरी आइडियोलॉजी के बारे में सवाल करिए। तो उसके जरिए मुझे फिल्म या कलाकार के अंदर के कलाकार को साथ बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। फिल्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग मीडियम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, खास करके भारत जैसे। इसीलिए तो फिल्म में काम करता हूं कि एक तो फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो दुनिया तक पहुंचे। ये हमारे ही देश में ऐसा है कि हमको नाम बदल के, नेताओं के नाम बदल के फिल्म दिखानी चाहिए। बाहर के देशों में तो अगर आप बायोपिक करें किसी पॉलिटिकल लीडर के, अभी जो वाइस करके एक फिल्म है जो डिक चैनी पर है, वो इतने 5 उसको गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन हुए हैं और हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि पिक्चर रिलीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हम झंडे गाड़ देंगे, हम पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, बजाय इसके कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कलाकार है जिसने इतना टू द टी उसका अभी निभाया है। ये बहुत त्रासदी की बात है कि मुझे इस बात को डिफेंड करना पड़ रहा है। इस फिल्म से क्या लेकर जाए लोग, आपको लगता है? एक लोगों को लगता है कि एक कैरिकेचरिश जो इमेज पेश की जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री की, उसको लोग शायद याद रखेंगे, या फिर का बहुत बड़ा आधुनिक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका डिपिक्शन है।
और लोग अलग अलग किस्म से मनोरंजित होते हैं। लोग न्यूज क्यों देखते हैं? मनोरंजन के लिए देखते हैं, कोई ज्ञान के लिए थोड़ा कोई देखता है। इसको तो राजनीति के लिए भी देखा जा रहा है। बीजेपी ऑफिशियली ट्वीट कर रही है इस फिल्म को लेकर के, फिल्म देख। तो राजनीति तो हमारे, वी आर ए वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वी आर ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बारे में सब गली नुक्कड़ पे बैठे लोग डिस्कस करते रहते हैं। हमारे यहाँ इतनी सारी पार्टीज हैं, वर्ल्ड में कहीं इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जितने हमारे यहाँ। तो हम पॉलिटिकली बड़े अवेयर हैं। इट्स हाई टाइम दैट टुडे you make a film which is political dominated and with real। खबर उत्तर प्रदेश की, जहां बुलंदशहर केस में यूपी पुलिस ने दावा किया कि पुलिस ने उस हत्यारे को पकड़ लिया जिसने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली मारी थी। लेकिन इस दावे की 24 घंटे के अंदर ही आरोपी प्रशांत नट ने अपने कबूलनामे से पल्ला झाड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत कर दी। गोली किसने मारी थी? गोली आपने मारी थी? आपने मारी गोली? किसने? मैंने नहीं मारी। किसने मारी है? आप मौके पर थे? जब घटना हुई आप मौके पर थे? हाँ जी, वहाँ कुछ दूरी पर था मैं। तो फिर आप मौके पर थे, गोली किसने चलाई? पुलिस लगातार कह रही है कि 4-5 लड़के और थे। मुख्य आरोपी है, प्रशांत ने गोली मारी है। नहीं मारी। गुंडों से लोहा लेते हुए बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत को उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजाक बना दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मजाक बना दिया है और उत्तर प्रदेश की सियासत ने मजाक बना दिया है। बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पर हाथ डालने में थरथरा रही पुलिस ने प्रशांत नट नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करके दावा किया है कि यही हत्यारा है। लेकिन मीडिया के सामने उसने जो बताया उससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। किसने मारी थी गोली? क्या आपने मारी है? आपने गोली मारी थी? बताइए। मैंने नहीं मारी। तो कौन है इंस्पेक्टर सुबोध का हत्यारा और क्या है यूपी पुलिस की मजबूरी कि 28 आरोपी गिरफ्तार हुए और जिस पर दंगा भड़काने के सीधे सीधे आरोप हैं वो योगेश राज यूपी में राम राज भोग रहा है। पहले पुलिस ने कहा योगेश राज मुख्य आरोपी है, फिर पुलिस ने कहा जीतू फौजी ने गोली मारी होगी और अब पुलिस कह रही है कि प्रशांत नट ने गोली मारी थी। कुछ पुलिस के साक्षी थे और कुछ प्राइवेट पर्सन्स भी साक्षी थे। टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठी की गई जिनके आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि प्रशांत ने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मार करके हत्या की थी और उन साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो कहाँ था? प्रशांत गांव में था जी। उस दिन सामान लेने के लिए शाने जा रहा था। आपका कहना है मौके पर था वो? हाँ जी, था जरूर। नहीं तो पुलिस का कहना है कि जो वीडियो देखी है उसमें उसने बंदूक छीनी और गोली चलाई है। सर ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चाल है, ये साजिश है। सच तो ये है कि पुलिस की थ्योरी में कुछ भी क्लियर नहीं है, कट ही कट है और वो भी ढेर सारे। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।